वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लेक्चर वीडियो में देखें कि कब हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखेंगे यहां पर जैसे कि यहां पर हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां पर हमें पता लगाना है कि कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, y इक्वल टू m1x प्लस सी1 और y इक्वल टू m2x प्लस सी2। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा और बीटा होता था, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा ए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्वाड्रेटिक में सब देखे थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज हम लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस क्या है हमारा m1x प्लस c1 और दूसरा क्या है हमारा y माइनस m2x प्लस c2। और यहाँ पर y, अगर इसे y में क्वाड्रेटिक मान ले तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा b। तो एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fyc को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें कंडीशन निकालना है ना कि कब कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखेंगे यहाँ पर अगर इसे हम y में क्वाड्रेटिक देखें, आप चाहे तो x में भी क्वाड्रेटिक देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम y में देख रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा by स्क्वायर प्लस y का y के साथ क्या क्या है हमारा 2hxy 2hx प्लस 2f, तो इस तरीके से लिख ले, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा फिर हमारा एक्स स्क्वायर, अगर y में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हमें प्रॉपर y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, आप चाहे तो x में क्वाड्रेटिक मान के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से हमें इसका दो रूट मिलना चाहिए, पहला m1x y का m1x प्लस सी1 और दूसरा m2x प्लस सी2। देखेंगे यहाँ पर इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है हमारा, देखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2hx प्लस 2f प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बनेगा हमारा, थोड़ा नीचे में कर लेंगे इसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2hx प्लस 2f का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b और c क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर, इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ये m2x को इधर लिख लीजिए m2x प्लस c2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम y को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ से हमारा m1x प्लस c1 टाइप आने वाला है तो रूट वूट तो हमें नहीं चाहिए, अगर यहाँ से mx प्लस c टाइप हमें चाहिए तो उसके लिए तो रूट हटाना पड़ेगा, और रूट कब हटेगा, जब अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब देखते हैं अंदर में परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा। अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा, वैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 बन रहा है ना, तो ऐसा करते हैं ना, इसे बाहर ही निकाल लेते हैं। तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 2, दोनों तरफ 4 था ना, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2 गायब हो जाएगा और ये 2 गायब हो जाएगा। अब अंदर में क्या बना हुआ है हमारे पास hx प्लस f का होल स्क्वायर माइनस 4b ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c। ठीक है, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप हमारा आएगा। देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा बनेगा h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
प्लस 2HF x और क्या बनेगा हमारा माइनस 4 टाइम्स AB एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स, अच्छा ये 4 तो बाहर निकाल लिए थे ना, ये 4 हट जाएगा फिर यहाँ 4 तो बाहर ही चला गया ना, तो ये 4 हटा दीजिएगा फिर AB एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, AB एक्स स्क्वायर इधर लिख लेंगे थोड़ा, AB एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2BGX माइनस 2BGX और माइनस BC, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब ऐसा करते हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना हमारा, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है ना, हाँ क्वाड्रेटिक जैसा ये तो दिख रहा है हमें, क्या बन रहा है हमारा इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है एच स्क्वायर माइनस AB एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ क्या है 2HF माइनस 2BG, ऐसा करते हैं 2 भी यहाँ पर बाहर ही निकाल लेते हैं BGX और F स्क्वायर और इधर क्या है हमारे पास माइनस BC, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है जब उसका D 0 होता है, जब उसका D 0 होता है आगे बढ़ेंगे तो इसका D क्या है हमारा 0 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स HF माइनस BG का स्क्वायर माइनस यहाँ पे D लिख लेंगे, D इक्वल टू माइनस 4H स्क्वायर माइनस AB और C कितना है हमारा F स्क्वायर माइनस BC, इसका वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए 0, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा, तो इसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया H स्क्वायर F स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे यार, H स्क्वायर F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर G स्क्वायर माइनस 2B FGH और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा माइनस H स्क्वायर F स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस H स्क्वायर BC या फिर BC H स्क्वायर लिख लीजिए, BC H स्क्वायर और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस AB F स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और बाहर एक माइनस है तो माइनस AB स्क्वायर C, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ पर ये तो कटता हुआ नजर आ रहा है ना, H स्क्वायर F स्क्वायर कैंसिल और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, हाँ लेकिन सब में B कॉमन है तो एक B उड़ा देते हैं यहाँ से, B स्क्वायर की जगह पे B हो जाएगा, यहाँ से B गायब कर दीजिए, B गायब B गायब, B कॉमन निकाल ले रहे हैं हम बाहर, ये गायब, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा BG स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2FGH और यहाँ पर CH स्क्वायर और यहाँ पर AF स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ABC। अब ऐसा करते हैं ना कि ABC और 2FGH को उस तरफ ले जाते हैं, सबको उस तरफ ले जाइए, या फिर यूँ बोल दीजिए कि -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस ABC है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस ABC और यहाँ पर भी प्लस 2FGH -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और यहाँ पर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो इसका D कब 0 होगा, जब इसका वैल्यू हमारा क्या हो 0, इसका वैल्यू क्या हो हमारा 0, और हमें D 0 चाहिए क्यों था, क्योंकि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हम ये बोल दे कि अगर इसका वैल्यू 0 हुआ तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये रूट हट जाएगा और फिर हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप में आ जाएगा, और हमें वही चाहिए था स्ट्रेट लाइन के लिए। तो कंडीशन क्या हो गया हमारा कि इसका वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए, किसका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। इसे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AHG
बी एफ सी, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए हमारा 0, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा यहाँ पे, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंडीशन क्या हो गया हमारा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर का वैल्यू 0। तो याद रखिएगा कि AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स इफ ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो इतना तो आपको हम करके दिखाए, बट आपको ये सब नहीं करना है, मतलब आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, कंक्लूजन याद रखना है कि यहाँ से हमें क्या मिला, क्या मिला, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिंपल। क्या रिप्रेजेंट करेगा उससे हमें अभी फिलहाल लेना देना नहीं है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है तो, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और कुछ बेसिक बात यहाँ पर कर ले रहे हैं अभी, जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो उन दोनों के बीच एंगल होगा, तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे साइड कर लेंगे, पहले इसे साइड कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, B टाइम्स y माइनस M1x माइनस C1 y माइनस M2x प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा B टाइम्स क्या बनेगा हमारा, y स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 XY, और एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या आ रहा है, M1 M2 ना, प्लस M1 M2 एक्स स्क्वायर, और कुछ x के साथ हमारा बनेगा, और कुछ y के साथ भी यहाँ पर बनेगा, और कुछ कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। और b को अंदर भेजिए, तो ये हमारा बनेगा BY स्क्वायर माइनस B M1 M2 XY प्लस B M1 M2 एक्स स्क्वायर प्लस B टाइम्स कुछ x के साथ और कुछ y के साथ और कुछ कांस्टेंट हमारा रहेगा, सब में b भी रहेगा ना, b लिख दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये सब में b गया है, छूटा नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा, और ये किसके बराबर था हमारा, इस एक्सप्रेशन के बराबर, कैसे था वो भी हम बता दिए। तो अगर ये इस एक्सप्रेशन के बराबर है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबका मैच करना चाहिए हमारा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, आगे देखेंगे, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हमारा एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस b M1 प्लस M2, और इधर से हमारा एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 2h ना, 2h। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, b टाइम्स M1 M2, b टाइम्स M1 M2, और यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं M1 प्लस M2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, और M1 M2 का वैल्यू a अपॉन b। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे तो वहाँ पर भी सेम यही आया था ना, मतलब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना जनरल फॉर्म से, तो सेम ही चीज़ है, तो आपको डबल मेहनत करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल याद रखिए जो वहाँ पे आया था वही यहाँ पे आया था। सम ऑफ स्लोप क्या आया था हमारा, माइनस 2h अपॉन b, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमारा क्या आया, वहाँ पर भी a बाई बी, यहाँ पर भी a बाई बी। तो जो बेसिक चीज़ देखे थे ना कि लाइन हमारा परपेंडिकुलर कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा -1 होता है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -1। तो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब a इक्वल टू माइनस बी, या फिर यू बोल दीजिए a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वैलिड रहेगा। तो लाइन परपेंडिकुलर आपको चेक करना है, तो a प्लस बी का वैल्यू देख लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है तो लाइन परपेंडिकुलर
होगा, ठीक है। और हाँ, हम क्या निकाल रहे थे, एंगल ना, दो लाइन के बीच का एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 मिल गया, लेकिन वहाँ पे तो डायरेक्ट हमें डिफरेंस ऑफ रूट दिख रहा था, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर भी निकाल सकते हैं हम। देखिए m1 m2 सेम ही आएगा, एंगल सेम ही आएगा। पूछिए कैसे, वहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू यही आया था, m1 m2 का वैल्यू यही आया था, तो m1 माइनस m2 का भी यही आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा करके देखेंगे, m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। तो m1 प्लस m2 क्या है हमारा, माइनस 2h अपॉन b, माइनस 4 टाइम्स m1 m2 का वैल्यू क्या है, a अपॉन b। तो ये हमारा बन गया 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट उस 1/2 दोनों तरफ पावर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट हमारा ये आ गया। अच्छा, प्लस माइनस करना ना भूलें। तो ये आ गया हमारा। और एंगल कैसे निकालते थे हम, दो लाइन के बीच, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 है हमारे पास क्या, प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस m1 m2 ना, m1 m2 का वैल्यू क्या है हमारा, a अपॉन बी, a अपॉन बी। तो ये हमारा बन जाएगा, मॉड लगाया तो प्लस माइनस का कोई यहाँ पर असर होने वाला है नहीं, मतलब सेम ही बात है ना, प्लस माइनस रखे ना रखे एक ही बात है। मॉड लगाया ना ओवरऑल पे, h स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बी अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी, a प्लस बी। तो इस तरीके से बहुत ही साइंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक एंगल हमें थीटा मिलेगा और दूसरा पाई माइनस थीटा हम निकाल लेंगे। किसी भी दो लाइन के बीच दो एंगल होता है ना, एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा, जैसे ये दो लाइन है। तो एक तो ये एंगल अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या एंगल नहीं है, ये भी तो है ना इन दोनों के बीच एंगल, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई माइनस थीटा। टोटल हमारा पाई होता है, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सब तो हम पहले ही देख चुके थे। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, एंगल आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिखे हैं सब, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था वही सेम, कुछ अलग नहीं है, तो कुछ अलग नहीं है। और परपेंडिकुलर चेक करना लाइन है कि नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर, लिखेंगे यहाँ पर इफ लाइन्स आर perpendicular then m1 m2 equal to -1, therefore m1 m2 -1 और a प्लस बी इक्वल टू 0। और ये आया कहाँ से, वो तो पहले ही देख चुके हैं ना, इधर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखे थे ना। तो ये आया कहाँ से, ये भी देख चुके हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक बात याद रखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में ज़्यादा कुछ अलग तो हमें कुछ अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला। बस ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछने का अच्छा खासा चांस है। आपको दिया रहेगा और बोलेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, ये बताइए। तो आप कैसे चेक करेंगे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू देख लेंगे, जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और हाँ, ये देखेंगे कि वो जो दो लाइन है उसका नेचर कैसा है, मतलब कहाँ गया हमारा ये, हाँ इधर, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थीटा रियल कब आएगा, जब ये रूट के अंदर का चीज़ हमारा पॉजिटिव हो, रूट के अंदर का चीज़ हमारा पॉजिटिव हो, और रूट के अंदर का चीज़ पॉजिटिव आया तो थीटा हमारा रियल आएगा। थीटा रियल आया मतलब लाइन रियल, ठीक है। तो याद रखिएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, या फिर यू बोल दिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, उस केस में लाइन हमारा क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट, क्योंकि थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, मतलब कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। और जब अंदर का चीज़ लेस देन 0 हुआ तो लाइन तो हमारा फिर इमेजनरी होगा। सब पहले ही देख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में देख चुके हैं। और एच स्क्वायर अगर हमारा ए बी के बराबर हो गया
तो थीटा कितना हो गया 0। थीटा 0 कब होता है, जब लाइन या तो पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब एक के ऊपर एक लाइन या फिर पैरेलल हो, ठीक है। अच्छा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी से आपको ये तो पता चल जाएगा कि पैरेलल या कोइंसिडेंट है, लेकिन ये कैसे पता करिए कि पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो उसका आसान तरीका है, देखिएगा यहाँ पर पैरेलल में अगर लाइन आपका पैरेलल है तो C1 C2 ये क्या, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, C1, अगर ये L1 है तो ये 0, C2, ये L2 है तो C1 C2 आपका बराबर नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल है मतलब कोइंसिडेंट नहीं है तो C1 C2 आपका बराबर नहीं होगा। अगर C1 C2 बराबर आ गया मतलब सीधा सा बात है कि लाइन कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक कर लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल कोइंसिडेंट का चांस है, और उसमें भी आपको पता करना है कि एग्जैक्टली पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो आप C1 C2 देख लीजिए, C1 C2 मतलब ये लाइन का इक्वेशन अगर m1x प्लस C1 है और ये लाइन का इक्वेशन अगर m2x प्लस C2 है, तो यहाँ पर C1 C2 देख लीजिएगा आपका क्या आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। अगर C1 C2 आपका बराबर आया तो लाइन आपका कोइंसिडेंट होगा, अदरवाइज लाइन कोइंसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। हाँ, उन सभी के पहले एच स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए कि ए बी के बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आप चेक किए नहीं, डायरेक्ट C1 C2 चेक कर रहे हैं, नहीं, पहले ये चेक करिएगा उसके बाद ये चेक करिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि C1 C2 तो आपका बराबर है, आप बोल देंगे कि हाँ पैरेलल है, और जबकि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था ही नहीं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और तो कुछ बचा नहीं इसमें। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तरीका तो ये हो गया था ना हमारा कि आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आप y या x में क्वाड्रेटिक मान के इसे सॉल्व कर ले, वहाँ से आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, नहीं दूसरा तरीका इसका नहीं है, दूसरा तरीका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये है कि अगर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा करिए ना, 2 बार लिखिए इसको, क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दो लाइन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना कहीं पे ये कट करेगा ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालें, तो उसका एक दो तरीका है। एक तो ये है कि आप लाइन का इक्वेशन ही निकाल लीजिए, जो बेसिक है हमारा y या x में क्वाड्रेटिक मान के सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, तो वहां से आपके पास दो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब दो लाइन का इक्वेशन मिल गया तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें निकालना आता है, ये तो बहुत ही बेसिक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, एक बार x को कांस्टेंट मानकर y से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर आप x को कांस्टेंट मानकर इसे y में डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ लेकिन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं आता कोई बात नहीं, तो तब तक वेट करिएगा, लेकिन अभी यहाँ पे सिखा दे रहे हैं थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन बता दे रहे हैं आपको। ax का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, अगर इसे x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये n नीचे आ जाएगा a और x का पावर n-1, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करेंगे। तो x को कांस्टेंट मान रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 इधर आ जाएगा b, और y का एक पावर कम कर दीजिए y, 2by, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा y का एक पावर कम कर दिया, पावर क्या है 1, तो 1 आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या बचेगा 2hx, और यहाँ पर इस ये तो x को कांस्टेंट ही मान रहे हैं ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी कर रहे हैं, जब दो वेरिएबल रहता है ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कभी कभी करते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2f, y का पावर 1 है ना, तो 2f इंटू 1 2f ही आएगा, और y का पावर 1 कम करेंगे तो y गायब हो जाएगा, और c का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2by प्लस 2hx प्लस 2f इक्वल टू 0, एक ये आ गया हमारा, ठीक है। एक बार ना हम y को कांस्टेंट मानकर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, y को कांस्टेंट मानकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 2ax
और इसे तो कांस्टेंट माने तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 2hy और 2g और ये दोनों तो 0 0 ही हो जाएगा, y को कांस्टेंट माने हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इससे जो स्ट्रेट लाइन का पेयर निकल रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो ये दोनों आया हमारा लाइन, ये दोनों जो इक्वेशन आया हमारा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, दोनों सेम ही होगा। मतलब ये दोनों लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो जो यहां से स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा उसका ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम ही रहेगा अगर ये लाइन L1 L2 है तो। और ये जो भी आया है यहाँ पर हमारा, इसे मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट किया है ना, तो D1 D2 मान लीजिए, तो D1 D2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेम रहेगा। तो आपको अगर L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आप D1 D2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। और D1 D2 कैसे निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। एक और x को कांस्टेंट मानकर y के टर्म में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और एक और y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेसिक तो देख ही लिया अभी यहाँ पर, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन तो जरूरी है ना, बिना क्वेश्चन का तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमसे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है हमें, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर चेक करने का जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से सोचिए। आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कोई बोल रहा है तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, तो आपको ABC प्लस 2FGS माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपसे पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो इसी मेथड से करे क्या, पूरा लाइन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसी मेथड से करते हैं। तो एक बार एक्स को कांस्टेंट मानकर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या बनेगा हमारा 2y माइनस एक्स प्लस 0, इसका भी 0, इसका -1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2y माइनस एक्स -1 इक्वल टू 0। एक बार y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या बनेगा हमारा -y माइनस 12x प्लस 13, और इधर तो 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आया हमारे पास -y माइनस 12y प्लस 13। तो ऐसा करते हैं ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा -2y माइनस 24y प्लस 13 इंटू 2 26, ये नंबर 1 ये नंबर 2। अगर इन दोनों का हम सम करें, नंबर 1 नंबर 2 का हम सम करें, तो ये 2y कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास -24y माइनस, ये x था ना यार, ये x था, x कर लीजिएगा, -24x माइनस x कितना बनेगा हमारा -25x, और 26 माइनस 1 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 1, और x का वैल्यू 1 है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू आपको मिलेगा x प्लस 1/2, मतलब 1 प्लस 1/2 कितना आ गया आपका 2/2 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया 1,1। और दूसरा तरीका ये था कि आप लाइन का इक्वेशन ही निकाल लीजिए और फिर वहाँ से देख लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सेम ही इक्वेशन दे दिया क्या, सेम ही इक्वेशन है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर, अच्छा इस पर लाइन ही निकालना है, तो इस बार प्रॉपर आपको लाइन निकालना पड़ेगा। लाइन कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, y में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा y² माइनस एक्स प्लस 1y माइनस 6x² प्लस 13x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा हमारा -b, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस 4 टाइम्स, ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप बढ़ा ही देता है, नहीं तो आप बाद में कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये आया कहाँ से। लिखेगा यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 ना, और यहाँ पर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम रूट निकालते हैं। तो ये हमारा क्या बने, एक्स प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 24x स्क्वायर और माइनस 52x प्लस 24 अंदर में अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा x प्लस वन प्लस माइनस अंदर में क्या बन रहा है हमारे पास 24 प्लस वन 25 एक्स स्क्वायर और माइनस 50x और प्लस 25 अपॉन 2। तो 25 सब में है ना, तो उसे हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारा बना एक्स प्लस वन, 25 सब में कॉमन है ना, तो 25 बाहर निकालेंगे और रूट लगाया तो बाहर आके क्या बन जाएगा 5, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया, इधर लिखते हैं, ये हमारा आ गया x प्लस वन, और ये तो हमारा x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो बाहर में क्या आके क्या बन जाएगा मॉड ऑफ x माइनस वन। मॉड का यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि प्लस माइनस पहले से ही लिखा है, तो डायरेक्ट आप लिखिए x माइनस वन अपॉन 2। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, एक और प्लस के साथ खोलिए, क्या बनेगा आपका 6x और ये माइनस 5 प्लस वन मतलब माइनस 4 अपॉन 2, और दूसरा माइनस 4x प्लस 6 अपॉन 2। तो ये आपका बन गया 3x माइनस 2, और यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 कहाँ गया, हाँ सही आया ना हमारा ये 5x प्लस 6x सही है, 1 माइनस 5 माइनस 4 सही है, सही है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली आया क्या है हमारा, इधर लिखे क्या ऊपर में, या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया y इक्वल टू 3x माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 2x, 3x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3। तो इस तरीके से हम लाइन का इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा अगेन सेम इक्वेशन, ठीक है एक ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है हमें, हमारे लिए तो और आसान है ना। क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 2,1 परपेंडिकुलर टू इस लाइन पर। तो इस लाइन का इक्वेशन तो अभी हम निकाले ना, क्या आया था हमारा y इक्वल टू 3x माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 2,1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर अगर बोल रहा है तो इसका स्लोप कितना है हमारा, m1 बोल देते हैं इसको 3, इसका स्लोप कितना है हमारा -2। तो इस लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप मान लेते हैं m1 डैश,
और इसका स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से m1 डैश का वैल्यू क्या आ गया, -1/m1। और सिमिलरली अगर इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और उस लाइन का स्लोप जिसे हम मान लेते हैं m2 डैश, उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, -1। तो यहाँ से m2 डैश का वैल्यू क्या आ गया, -1/m2। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, जो लाइन ये पूछ रहा है, y इक्वल टू m1 डैश x प्लस c, और दूसरा y इक्वल टू m2 डैश x प्लस, इसे c1 बोल दीजिए, इसे c2 बोल दीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा m1 डैश क्या है हमारा, -1/m1, तो -1/3। और ये क्या बन जाएगा हमारा, m2 की जगह पे -2 रखिए तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा -1/3 x प्लस c1, और ये बनेगा हमारा 1/2 x प्लस c2। ठीक है, अब हमें c1 c2 चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा हमें, 2,1 से पास कर रहा है दोनों लाइन, तो 2,1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें अगर आप 2,1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 -2/3 प्लस c1, और इसमें अगर 2,1 रखेंगे तो ये आपका बनेगा 1 इक्वल टू 2/2 प्लस c2। तो यहाँ से आपका c1 आ जाएगा 5/3 और यहाँ से c2 आ जाएगा 0। तो फाइनली आपका लाइन का इक्वेशन क्या मिला, y इक्वल टू -x/3 प्लस c1 मतलब 5/3, और दूसरा y इक्वल टू x/2। आप चाहे तो इसे अच्छे से भी लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका 3y प्लस x -5 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x -2y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप वो दोनों लाइन निकाल सकते हैं जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है और 2,1 से पास कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच, ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, इस पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर लाइन पैरेलल है मतलब एच स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारा, ए बी के बराबर। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस 8। इस तरीके से लिख लेंगे ताकि आपको आसानी से दिखे कि एच ए बी सी हमारा क्या है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, लाइन पैरेलल है हमारा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे एच देखिएगा, एच कहाँ गया, एच क्या है पी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए क्या है हमारा 1, बी भी क्या है हमारा 1, 1 इंटू 1। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब पी का वैल्यू प्लस -1। ठीक है, पी स्क्वायर का वैल्यू 1 मतलब पी का वैल्यू प्लस -1। हमें चाहिए क्या, पी एंड क्यू बोथ। ठीक है, और अगर ये लाइन का बात कर रहा है तो याद है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू 0, तो वो भी यहाँ पर करेंगे। तो ए बी सी हमारा कितना बनेगा 1 1, और सी कितना है 8 प्लस 2, एफ कितना है हमारा 3, जी कितना है हमारा क्यू, एच कितना है हमारा पी प्लस 2 f(g(h) माइनस ए कितना है हमारा 1 एफ स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है हमारा 1 और जी कितना है हमारा क्यू, क्यू का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है 8 और एच कितना है हमारा पी ना, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 8, और ये कितना आ गया 6 पी क्यू, और यहाँ पर -9, और यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ चुका है ना 1, तो रख दीजिए डायरेक्ट। जब आ ही चुका है तो फिर बात आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, 8 और 8 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, क्यू स्क्वायर -6 पी क्यू प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमारा पी का वैल्यू 1 और -1 दोनों आया ना,
तो अगर p का वैल्यू 1 हुआ तो इक्वेशन ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 6q प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो q माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, q माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ से q का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। और अगर p का वैल्यू 1 हुआ तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा हुआ है, q प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से q का वैल्यू क्या आ गया -3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू 1 -1। ये -1 था ना, अच्छे से लिखेंगे इसे, और q इक्वल टू -3। ठीक है, तो p और q का वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है, देन m इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एम एक्स इसका एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालते थे हम, देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारा, hx स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पर hx स्क्वायर माइनस a माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर। ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आता है, हम पिछले लेक्चर वीडियो में सीख चुके थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा लाइन का इक्वेशन है, तो वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमसे क्या बोला, इफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अच्छा ठीक है, मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, देन m इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये किसका इक्वेशन हो गया हमारा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1x m2x। अगर y में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो ऐसा करता है ना, ये लिखने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये किसका इक्वेशन है हमारा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ऐसा करिए ना, इसमें x से डिवाइड दे दीजिए, तो ये हमारा बनेगा h माइनस a माइनस बी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो y बाई एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस h y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम पहले ही देख चुके हैं कि लाइन का इक्वेशन अगर हमारा y इक्वल टू एम एक्स है तो y बाई एक्स हमारा क्या होता है m। तो यहाँ पर y बाई एक्स के जगह पे आप m रख दीजिएगा, तो ये हमारा बनेगा माइनस a बाई बी, a माइनस बी m माइनस एच m स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का लाइन था, तो ये जो m है किसका m होगा, एंगल बाइसेक्टर का m होगा। तो यहाँ से हमें 2m मिलेगा, m1 और m2। m1 m2 क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर का स्लोप। तो ऐसा करिए, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा h, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, प्लस a माइनस बी टाइम्स ऑफ m माइनस h इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। ये क्या था हमारा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें m में जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वो क्या फिर रिप्रेजेंट करेगा, एंगल बाइसेक्टर का स्लोप, रिप्रेजेंट नहीं, मतलब वहां से हमें क्या रूट मिलेगा, मतलब m का वैल्यू क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर का स्लोप।
जो कि m1 m2 है, इधर लिख लीजिएगा m1 m2। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एम एक्स एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर का स्लोप है वो किस क्वाड्रेटिक का रूट होगा, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट होगा। सिंपल, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, ये मैच कर रहा है ना, ए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या था, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखिए, फिर एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो आपका y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, और y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा मतलब m में क्वाड्रेटिक बनेगा। किसका, m का, एंगल बाइसेक्टर का m में क्वाड्रेटिक बनना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन, और सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस हुज स्लोप्स आर m एंड m स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे हम y में क्वाड्रेटिक देखें, कलर चेंज कर लेंगे एक सेकंड। अगर इसे हम y में क्वाड्रेटिक देखें तो यहाँ से हमें m1 स्लोप बोल रहा है m और m स्क्वायर ना, तो स्लोप क्या, y में अगर इसे क्वाड्रेटिक देखें तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m, ऐसा करते हैं ना, नहीं यहाँ पर ही लिखिए, एक का स्लोप m है तो लाइन हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू mx प्लस c1, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, m स्क्वायर है ना स्लोप, m स्क्वायर x प्लस c2। अगर इसे हम y में क्वाड्रेटिक देखें तो यहाँ से हमें y का दो वैल्यू मिलना चाहिए, mx प्लस c1 और m स्क्वायर x प्लस c2, और अगेन ax स्क्वायर, ये लिखने का जरूरत नहीं, लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, बहुत जगह है अपने पास, ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर। हालांकि बार बार ये करने का जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको शायद बता ही दिया ना कि सम हमारा कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। हाँ, तो ये सब करने का जरूरत नहीं है, वो बता ही दिया ना हमने, तो वो बार बार डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वैसे आप समझ जाइए कि इस, ये जो है एक्स स्क्वायर से लेकर सी तक है, उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वाई माइनस एम एक्स प्लस सी वन, वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस सी टू, और y में क्वाड्रेटिक माइनस तो लीडिंग वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या है हमारा, 1, तो 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और फिर मैच करके देख लेंगे कि m और m स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है। लेकिन हमें पहले से पता है सम ऑफ रूट, हम निकाल चुके थे ना, क्या आया था हमारा, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या है हमारा, m प्लस एम स्क्वायर। तो एक ही चीज़ बार बार करने का कोई मतलब बनता नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता है m प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, -2h अपॉन b, ठीक है। और -2h कितना हो जाएगा, वो -2h कितना है आपका, -3 ना, अपॉन b कितना है आपका 1, तो ये कितना आ गया आपका 6। आगे बढ़ेंगे, और m स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या होता है, a अपॉन b, पहले ही देख चुके हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, a अपॉन b, तो a हमारा a है और b कितना है 1, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, m3, और यहाँ से m प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या था 6, तो यहाँ से बोल सकते हैं m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा m प्लस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब m का वैल्यू -3 और 2, तो a का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, m3 मतलब -3 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये आ गया आपका -27 और 8। तो a का दो पॉसिबल वैल्यू है, -27 और 8, और उसका सम पूछा है ना, तो -27 प्लस 8 सम लिखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा -19, ठीक है। हम डायरेक्ट ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको लिखा चुके हैं, तो ये बार बार करने का जरूरत नहीं कि यहाँ से कंपेयर करिए, कि दोनों का कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, वहाँ से m और m, वहाँ से आपको m मिलेगा, वो करने का जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लिखाई दिए ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। याद रखिए सम ऑफ रूट क्या होता है आपका, -2h अपॉन b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट a बाई b, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं हमें पता रहता तो एक एक कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, और फिर वहाँ से निकाल लेते कि m का क्या वैल्यू है। हालांकि हमें डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट ही निकालेंगे, टाइम बचेगा वैसे।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट एस, और सेकंड डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देन एस कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टिडेंट लाइन। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू पैरेलल लाइन विच आर नॉट कॉन्स्टिडेंट, ठीक है। और सी में क्या बोला? कंसिस्ट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। डी डी तो अलग ही बोल रहा है कि ये पैराबोला है। तो लाइन है कि पैराबोला है, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। वो कैसे चेक करेंगे? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर आ रहा है तो लाइन होगा, नहीं तो लाइन नहीं होगा। तो इसे पहले लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी, ये थ्री अच्छे से लिखेंगे, एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी और एफ जी एच सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब चेक करना है ना हमें कि ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा। तो देखेंगे यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 है, सी का वैल्यू 2 है, प्लस टू एफ जी एच ना, एफ का वैल्यू -3/2, जी का भी वैल्यू -3/2, एच का वैल्यू कितना है? 1, माइनस ए एफ का वैल्यू -3/2 होल स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है हमारा? 1, जी का वैल्यू -3/2 स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर ना, सी कितना है? 2, एच कितना है हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया ये हमारा? ये आ गया 2, और इधर से 9/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये माइनस में आएगा ना, -9/2, 9/4, -9/4, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? -9/4, और यहाँ पर क्या आ रहा है? -2। तो ये 2 कैंसिल, और ये 9/4 9/4 -9/2 हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, एट द एंड हमारे पास जीरो ही बचेगा। हाँ, तो जीरो आ रहा है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है वो चेक करना पड़ेगा। पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? आ, देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का ही बात कर रहे हैं, तो पैरेलल या कोइंसिडेंट कब होगा हमारा? जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। तो चेक करेंगे एच स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? एच स्क्वायर का वैल्यू चेक करिए, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? एच स्क्वायर ए बी आ रहा है कि नहीं, चेक करेंगे यहाँ पर। एच का वैल्यू कितना था हमारा? 1 ना, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए कितना है हमारा? कहाँ गया? ए और बी दोनों 1 1 आ रहा है। हाँ, सेम आ रहा है भाई, एच स्क्वायर और ए बी का वैल्यू सेम आ रहा है, सही है। तो कॉन्सिडेंट या पैरेलल तो होगा ही, तो ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ए में बोल रहा है कॉन्सिडेंट लाइन है, दूसरा में बोल रहा है कि पैरेलल है लेकिन कॉन्सिडेंट नहीं है। पैरेलल है लेकिन कॉन्सिडेंट नहीं है, वो कैसे पता करेंगे भाई? ऐसा करते हैं ना, एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या होता था हमारा? tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ये एंगल से तो फ़ायदा नहीं होगा ना, वो तो चेक हो ही गया ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हमें चेक करना है कॉन्सिडेंट है कि पैरेलल है। M1 M2 चेक करे क्या? निकालना ही पड़ जाएगा M1 M2, लग रहा है मुझे निकालना ही पड़ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर M1 प्लस M2 हमारा कितना होता है? -2H/B। तो -2H कितना था हमारा? 1, और बी भी कितना है? 1, तो कितना आ गया? -2, और M1 M2 हमारा कितना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट A/B, तो ये तो हमारा 1 ही आ रहा है ना। M1 M2 1, और M1 प्लस M2 -2, तो M1 माइनस M2 हमारा कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, तो
लाइन सॉल्व भी कर ले क्या? लाइन सॉल्व भी करना पड़ेगा इसमें लग रहा है। ऐसे कैसे पता करेंगे फिर कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है? सॉल्व ही करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। बिना सॉल्व किए कुछ बात बंद कर सकता है क्या यहाँ पर? तो ये -2 आ गया, तो -2 आया, m1 m2 हमारा 1 आ रहा है। ये पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब निकाल के देखना पड़ेगा कि लाइन एक्चुअल में कौन कौन सा है, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि लाइन कॉन्सिडेंट है या फिर पैरेलल है? आपको तो C1 C2 निकाल के देखना ही पड़ेगा। हाँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, नहीं तो फिर m1 माइनस m2 निकालिए, वहाँ से देख लीजिए m1 m2 बराबर आ रहा है कि नहीं, m1 m2 बराबर आ रहा है या नहीं। m1 माइनस m2 निकालते देखते क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, रहने देते हैं यार, ये नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं लाइन ही निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। इतना ये सब में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ फॉलो करना चाहिए ना हमें जो एग्जाम में भी फॉलो कर सके। तो ऐसा करते हैं ना, स्लाइड ऐड करते हैं या फिर इधर ही हो जाएगा क्या? इधर ही हो जाएगा शायद, इतना में ही कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, y में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। नहीं, एक तरीका है बिना सॉल्व किए कर सकते हैं, हाँ एक तरीका है, बताते हैं क्या। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए, एक आ रहा है या बहुत सारा आ रहा है। अगर बहुत सारा आएगा तो कॉन्सिडेंट लाइन, और एक भी नहीं आया तो पैरेलल लाइन। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है मतलब लाइन पैरेलल इसलिए ना, और सारा पॉइंट कॉमन आ रहा है मतलब कि लाइन हमारा कॉन्सिडेंट है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो एक तरीका तो ठीक है कि आप लाइन का इक्वेशन निकाल लिए फिर देख लिए कि कॉन्सिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, तो वो तो तरीका है, जनरल तरीका है। हम चाह रहे हैं कि बिना उसका यूज किए हुए निकाल सकते हैं या नहीं, तो वो देखेंगे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ उससे कर सकते हैं। तो ऐसा करिए ना, इसे वाई के रिस्पेक्ट में करिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये हमारा बनेगा 2x और प्लस 2y और एक्स के साथ और कुछ है क्या, -3। जब एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो ये आया हमारा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y और -3। ये तो सारा पॉइंट ही कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या मतलब है, दोनों एक ही चीज़ आ गया ना, तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा कब पॉसिबल है, जब लाइन हमारा कैसा हो, कॉन्सिडेंट। तो बी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। और वो तरीका तो हमारे पास है ही कि आप दोनों लाइन का क्वेश्चन ही निकाल लीजिए, पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन में निकाले हैं ना, उस तरीके से लाइन का क्वेश्चन निकालिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कॉन्सिडेंट लाइन है हमारा या फिर पैरेलल लाइन। लेकिन उसके बिना कैसे करेंगे, पार्शियल डिफरेंसेस से आप चेक कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी से आप देख लिए कि पैरेलल या कॉन्सिडेंट तो है, अब उसमें पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है कैसे चेक करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, टू अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, सो एज टू मीट द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इतना इतना, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर कि एक पॉइंट है ए एक्स एक्सिस पे, और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मान लेते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। इसे मान लीजिए अल्फा कॉमा 0। और क्या बोल रहा है हमसे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना हमारा, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा अच्छे से करेंगे इसे, कुछ इस तरह का होगा, इसे अच्छे से कर ले। हाँ, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मीट कर रहा है बी पर और सी पर, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा अल्फा हो जाएगा, सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, और ए बी इक्वल टू बी सी बोल रहा है ना, तो ए बी को अगर हम बीटा मान ले तो ये कितना बोल रहा है, 2 बीटा ना, ठीक है, 2 बीटा बोल रहा है। और हमसे पूछा क्या है, अच्छा एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन पूछा है, देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करिए ना, ये स्लोप निकाले क्या इसका, इसे L1 मान लीजिए, इसे L2,
L1 का अगर आप स्लोप निकालें M1 तो आपका कितना आएगा, बीटा अपॉन अल्फा। और L2 का अगर आप स्लोप निकालें, इधर लिख ले क्या, L2 का आप स्लोप निकालें तो वो आपका आ जाएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, और आपको पहले से पता है सम ऑफ स्लोप आपका कितना होता है, माइनस माइनस 2h अपॉन बी। और यहाँ से आपका डायरेक्ट दिख रहा है कितना है, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, मतलब 3 बीटा अपॉन अल्फा, 3 बीटा अपॉन अल्फा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला जाए तो M1 M2 वो आपका कितना होता है, A बाई बी। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले तो वो कितना आ जाएगा आपका, बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा, आपको ए और बी में रिलेशन चाहिए था ना, तो ये -2h अपॉन बी, ऐसा करिए ना, इसे भी रुक जाइए यहाँ पर। बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, -2/3h -2h अपॉन 3b। ठीक है, और M1 M2 का अगर बात करें तो वो आपका कितना है, बीटा अपॉन अल्फा 2 बीटा अपॉन अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है कितना होता है, A बाई बी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू A बाई बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू हमें पता है, इधर कितना था हमारा, -2h अपॉन 3b। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू A बाई बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और ये कितना बनेगा हमारा, 4h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन बी। तो यहाँ से b से b कैंसिल, क्या बना, 8h स्क्वायर इक्वल टू 9 को उस तरफ भेजिए, 9ab, 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, अच्छे से लिख लेंगे इसे, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमें एच और ए बी में रिलेशन निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन्स L1 एंड L2 डिनोटेड बाय, ठीक है, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, ठीक है, एंड हैव ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स मतलब स्लोप, M1 M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अच्छा, दोनों लाइन के बीच एंगल कितना बोल रहा है, थीटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड गुड। तो ऐसा करते हैं ना, M1 प्लस M2 पूछ रहा है ना हमसे, तो निकाल कर देख ही लेते हैं कितना आ रहा है हमारा। M1 प्लस M2 बोल रहा है ना, कितना होता है हमारा, -2h अपॉन बी। तो -2h कितना है हमारा, इसे लिख लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर प्लस 2 5xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2 7x प्लस 2 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ABCFGH सब क्लियरली दिखेगा। तो -2h कितना है हमारा, 5, b कितना है हमारा, 8। तो ये आ गया आपका -10/8 मतलब -5/4। और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 5/4, मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है हमारा, -5/4 आ रहा है। सिमिलरली M1 M2 का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो हमारा कितना आता है, A/B। ए कितना है हमारा, 3, और बी कितना है हमारा, 8। तो 3/8 आ रहा है। तो 3/8, हाँ ये सही है, बी सही है, बी हमारा सही है, 3/8
हमसे भी 3/8 ही आया। और एंगल देखेंगे, एंगल कितना होता है, tan थीटा मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारा बनेगा मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच कितना है हमारा 5 ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए कितना है हमारा 3 और बी कितना है हमारा 8। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, और a प्लस बी मतलब 3 + 8, 3 + 8। तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स, और अंदर में क्या बना हमारे पास 25 - 24 अपॉन 11। तो ये आ गया हमारा 2/11। ठीक है। और एक्यूट एंगल का बात कर रहा है तो मॉड हटा देते हैं। एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव, जिसका tan हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, हमसे पूछा क्या है एक्यूट एंगल बिटवीन L1 और L2। अच्छा साइन में पूछा है ना, तो साइन में देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। तो एक्यूट एंगल 2 ये 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 125 रूट 125 मतलब 5√5। ये कितना आ गया 5√5। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ गया 2/5√5। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/5√5। ठीक है। तो इस तरीके से एक्यूट एंगल हम थीटा निकाल सकते हैं। और इसका भी वही आया क्या, हाँ ये भी वही बात बोल रहा है, तो सही है, सी भी सही है इसका। और डी में हमसे क्या बोला, सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ईच। और पी क्या था हमारा, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम डिफ्रेंशिएट करके ही निकाल सकते हैं। तो एक बार एक्स में डिफ्रेंशिएट करिए इसे, क्या बनेगा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में 6x + 10y और +14 = 0। ऐसा करिए ना, 2 से डिवाइड कर दे क्या, तो ये 3x + 5y + 7 बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें x को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये हमारा बनेगा 10x, इसे नंबर 1 मान लीजिएगा, 10x + 16y + 22 = 0। तो इसे अगेन 2 से डिवाइड करिए, 5x + 8y + 11 = 0। ये रहा नंबर 2। और नंबर 1 और नंबर 2 से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ऐसा करिए ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यार, नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा ना। एक सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ना हमारा ये। हाँ तो कितना है हमारा 3x, लिख लेंगे इधर 3x + 5y + 7 = 0। और यहाँ पे क्या था 5x + 8y + 11 = 0। ऐसा करिए ना, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24x + 40y + 56 = 0। और इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 25x + 40y + 55 = 0। अब माइनस करिए तो इधर क्या आ जाएगा -x, और ये तो कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा 1 = 0 + 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसी एक में पुट करिए, तो 3 × 1 + 5y + 7 = 0। तो 5y कितना आ जाएगा आपका -10। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। और आपसे पूछा क्या था, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ गया 1, -2। पूछा क्या है आपसे, सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कितना हो जाएगा 1 + -2, कितना आ रहा है हमारा -1। तो इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। कितना आ गया आपका -1। ये कितना बोल रहा है, ये भी -1 ही बोल रहा है, तो सही है। तो आपका बी सी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है,
कंसिडर अ लाइन पेयर, और हमें इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, एंड द लाइन एल पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ ग्रेडियंट 3, ठीक है। अ लाइन पेयर एंड द लाइन एल फॉर्म अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। तो मुझे ऐसा लगता है ना इसमें कि आप लाइन का इक्वेशन निकाल ही लीजिए, तो उसके बिना बहुत दिक्कत होगा फिर। तो एक तो आपका बोल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ग्रेडियंट 3, तो उसका हो जाएगा वाई इक्वल टू 3x, और यहाँ से 2 निकलेगा, वो निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ए और बी का सम क्या है हमारा 0, तो लाइन तो परपेंडिकुलर है। तो हालांकि हमें लाइन निकालना पड़ेगा। क्या आ रहा है हमारा 2x² प्लस 3y माइनस 10, 3y माइनस 10x, 3y माइनस 10x माइनस 2y² प्लस 15y माइनस 28 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक मान का इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा? एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा? -3y माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर में 3y माइनस 10 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारा? 9y² प्लस 100 माइनस 60y और माइनस 4 टाइम्स दिस वन, तो 4 इधर 2 है ना, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो -16y²। अच्छा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 16y² माइनस 8 इंटू 15 कितना आएगा हमारा? 8 इंटू 15 120 हो जाएगा ना, 120y। और अगेन ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8, 8 इंटू 28 कितना हो जाएगा हमारा? 160 और 48, 160 और 64, 224, 224। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 2। तो ये हमारा बनेगा -3y माइनस 10 प्लस माइनस अंदर में क्या बन रहा है हमारा? 16 प्लस 9 25y² और -16 60 और -120, तो मतलब -180y, और 224 है ना, और 100 मतलब 324 अपॉन 4। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? 5y का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर, ये मतलब क्या लिखा हुआ है हमारा? 3y माइनस 10 लिख लीजिए सबसे पहले, प्लस माइनस, अगर इसे आप अच्छे से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 5y का होल स्क्वायर और इधर 18 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ है? -2 इंटू 5y इंटू 18, मतलब ये 5y माइनस 18 लिख का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट में हटेगा, तो ये क्या बनेगा? 5y माइनस 18 अपॉन में क्या है हमारे पास? 4। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू निकल के आएगा, एक माइन 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 2y, और -18 है ना, और इधर +10, तो आ जाएगा -8 अपॉन 4, ठीक है। और अगर ये माइनस से खुला तो -5y माइनस 3y मतलब -8y, और ये माइनस माइनस +18 हो जाएगा ना, +18 और +10 मतलब 28/4। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा इसमें, रुक जाइएगा, ऐड नहीं है ना, ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा ये, दो ऐड कर ले क्या? सही रहेगा, जरूरत नहीं हुआ तो नहीं यूज करेंगे, कौन सा पैसा लग रहा है इसमें। हाँ, एक सेकंड, पानी पी लेते हैं।
हाँ कहाँ थे हम? ये आया ना हमारा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x का वैल्यू क्या आया हमारा 2y-8 अपॉन 4, और दूसरा x का वैल्यू हमारा क्या है -8y प्लस 28 अपॉन 4। तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 2y-8, नहीं ऐसे लिखिएगा 2y इक्वल टू 4x प्लस 8, और यहाँ से 8y इक्वल टू -4x प्लस 28। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा -x/2 प्लस 28/8, कितना आ जाएगा हमारा 7/2। ठीक है, तो ये दोनों हमारा लाइन के क्वेश्चन आ गया। और एक तीसरा लाइन हमारा क्या बोल रहा था, पासिंग थ्रू रीजन एन विथ ग्रेडियंट 3, तो तीसरा लाइन हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3x, और हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर सम ऑफ कोटेनेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक का स्लोप है 3, दूसरा का स्लोप है 2, और तीसरा का स्लोप है -1/2। नाम दे दीजिए ए बी सी। तो अगर एंगल ए निकालना है हमें, tan ए कितना हो जाएगा हमारा, बी तो 90 डिग्री है वो डायरेक्ट दिख रहा है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना है -1, तो ये तो 90 डिग्री है। तो अगर tan ए निकालना है तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3 - 2। हम इंटीरियर एंगल निकालना जानते हैं, इस तरह से लिख लेंगे 3 2 1, जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 सबसे बड़ा है ना, फिर 2 है, फिर -1/2 है, और ए बी सी इस तरह ऑर्डर कर देंगे आप। तो tan ए आपका कितना हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 1 + m1 m2, मतलब 3 × 2, तो ये आपका बन जाएगा 1/7। तो यहाँ से कॉट ए आपका कितना आ गया 7। सिमिलरली tan भी तो नहीं निकाल सकते हैं, 90 डिग्री है, इसका कॉट निकाल सकते हैं, वो कितना है कॉट 90 डिग्री कितना होता है हमारा 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। tan सी का अगर बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा -3 अपॉन 1 + -3, तो ये आपका हो जाएगा -7/2 अपॉन -1/2 इक्वल टू 2 2 कैंसिल, और माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 7। तो कॉट सी हमारा कितना आ जाएगा 1/7। हालांकि tan सी निकालने का जरूरत नहीं था, पूछे कैसे। tan सी को आप लिख सकते हैं tan 90 - a, और tan 90 - a क्या आता है आपका कॉट ए। तो tan सी का वैल्यू आपका क्या आता है कॉट ए, कॉट ए कितना है आपका 7, तो tan सी का वैल्यू 7, तो कॉट सी का वैल्यू 1/7। सिंपल, ऐसे भी निकाल सकते थे, हालांकि इस दोनों में से किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया, हमसे पूछा क्या था सम पूछा था ना कॉट का, अच्छा सम पूछा था, तो सम आपका क्या कितना हो जाएगा सम हो जाएगा आपका 7 + 1/7 + 0, कितना आ गया 49/7। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ कोटेन सम ऑफ को टेंजेंट्स। और एरिया बोल रहा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया के लिए तो आपको प्रॉपर बना के देखना होगा। बना के देखे क्या, ऐसा करिए ना, ये सॉल्व हो गया ना, इधर बना लेते हैं। एक लाइन है हमारा y = 2x + 4, मतलब कुछ इस तरह का। दूसरा लाइन क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे y = 2x + 4। दूसरा लाइन क्या है हमारा -½ + 7/2 ना, तो ये रहा आपका y = -x/2 + 7/2। ये नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा इधर लिख लेंगे y = -x/2 + 7/2, इस तरीके से लिख लेंगे। और तीसरा लाइन क्या है हमारा y = 3x, तो y = 3x, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे झुका रहेगा, इसे थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, आप बनाने में आसानी रहेगा। तो y = 3x आपका ये हो गया, सबसे बड़ा इसका है ना स्लोप, तो ये हो गया आपका y = 3x। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये 0,4 है ना,
ये सब तो बेसिक चीज़ निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सब जरूरत नहीं है, वो उतना एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं 0,4, और ये लाइन कहाँ पर काटेगा 3.5 पर। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है 3.5। हालांकि वो सब जरूरत नहीं है, हमें एरिया निकालना है तो हमें ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना था 3, और इसका स्लोप -½ और इसका स्लोप कितना था 2 ना। तो ये रहा आपका ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी। तो बी तो आपका 90 डिग्री है ना। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम ए निकाल ले। क्या ए कैसे निकलेगा आपका, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। मतलब एक बोल रहा है y का वैल्यू 2x + 4, और ये कितना बोल रहा है y का वैल्यू 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 4, x का वैल्यू 4 रखिए तो y का वैल्यू 3 × 4 मतलब 12। तो a कितना हो गया हमारा 4,12। और अगर मान लीजिए b निकालना है तो b इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, 2x + 4 और -x/2 + 7/2 का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5x/2 = -½ तो x का वैल्यू -1/5। तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -2/5 + 4 मतलब 18/5। तो b आपका कितना आ गया -1/5 18/5। चलिए अब c निकालते हैं। c कैसे निकलेगा हमारा, c किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2x + 4, 2x नहीं, c किसका इंटरसेक्शन है 3x और -x/2 + 7/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x = -x + 7। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1, s का वैल्यू कितना आ गया 1। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3। तो c कितना है हमारा 1,3। ए बी सी निकाल लिए। तो अब ए बी बी सी सी ए नहीं निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी निकालिए, ए बी कितना हो जाएगा √12 - 18/5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1/5 का स्क्वायर। तो ये आपका होगा 42/5 का स्क्वायर प्लस 21/5 का स्क्वायर। अच्छे से लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो 21/5 दोनों में है ना, तो उसे बाहर ही निकाल लेते हैं। ये 20/5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 21√5/5। सिमिलरली ए बी निकाल लिए ना, अब बी सी निकाल लीजिए। बी सी आपका कितना बन रहा है √3 - 18/5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा ना 1/5 का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा √3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25, और यहाँ पर 36/25। तो √45/25। तो ये आपका आ जाएगा 3√5/5। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए बी बी सी हो गया। सी ए भी निकाल ही लेते हैं ना, ये भी निकाल लेते हैं इधर ही। सी ए आपका कितना हो जाएगा 12 - 3 का स्क्वायर, 12 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आ गया आपका 90। √90 मतलब 3√10। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ हाँ सही है। तो ए बी बी सी सी ए हम निकाल चुके हैं, और हमें निकालना क्या है, क्या पूछा था सेकंड नंबर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ना।
तो एरिया का अगर बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल था ना, ये कहाँ गया, राइट एंगल एट ए पे था, कहाँ पे था, बी पर था ना, बी पर। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। तो बी सी हमारा कितना है, 3√5/5 ना, 5/5। और ए बी कितना है हमारा, 21√5/5। तो ये √5 से एक 5 गया, क्या बचा हमारे पास, 63/10। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, मतलब इन रेडियस आपसे पूछ रहा है, इन रेडियस टचिंग ऑल द साइड्स, मतलब इन रेडियस आपसे पूछ रहा है। वो क्या होता है आपका, डेल बाई एस। एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। तो डेल तो आप डेल बोल रहे हैं, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो ये 63/10, और सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखिए। तो ये कितना है आपका, 21√5/5 प्लस 3√5/5 प्लस 3√10 सेमी पेरीमीटर अपॉन 2। तो ये आपका बन गया 63/10, और यहाँ पर कितना बनेगा, 24√5, और ये कितना बन जाएगा, 15√10। अच्छे से लिखेंगे इसे, 15√10, और नीचे में कितना आ गया आपका, 10। तो ये 10 तो कैंसिल होते नजर आ रहा है, क्या बना आपका, 63/24√5। ऐसा करिए ना, इसमें से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो ये 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 8√5 प्लस 5√10, और ये 3 से 21 टाइम्स में। अब ऐसा करिए ना, इधर 8√5 माइनस 5√10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, 5 माइनस 5√10, ये 2 को थोड़ा ऊपर लिखिए, नहीं तो इसी में आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 21, और ऊपर में 8√5 माइनस 5√10, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8√5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 64 इंटू 5, 320 हो जाएगा, 320। और 5√10 का स्क्वायर 250। तो ये आपका बन गया 21, और ये 320 माइनस 250 कितना हो गया, 70। और इधर 8√5 माइनस 5√10, तो ये 7 से 3 टाइम्स, ये 7 से 10 टाइम्स। तो ये आपका फाइनली क्या निकल के आया, 3/10, 8√5 माइनस 5√10। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इन रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट का। तो इन रेडियस समझ में आया ना आपको, क्या बोल रहा था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी सर्कल का तीनों साइड टच हो रहा है, ये तीनों साइड टच कर लेंगे, तो ये जो रेडियस है वो इन रेडियस होगा। ठीक है, इन सेंटर इन रेडियस के बारे में सब कुछ हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो दोबारा बात करने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन रेडियस हमसे पूछा था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, द टू लाइन पेयर्स, और क्या दिया हुआ हमें, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका रूट तो डायरेक्ट दिख रहा है 1 और 3, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, y माइनस 1 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो दो लाइन पेयर हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। और यहाँ से भी दो लाइन पेयर मिलेगा। आगे क्या बोला, इनक्लोज अ 4 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, एंड फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले यहाँ से हम लाइन निकाल लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स में इक्वालिटी मान लेते हैं इसे। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5x प्लस 4y स्क्वायर
-10y + 4 = 0। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -4y + 5, अच्छे से लिखेंगे, माइनस टाइम्स 4y -5, ये 4 अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लस माइनस √, b² - 4ac, क्या बनेगा हमारा, 4y - 5 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा हमारा, 16y² + 25 - 40y, ठीक है, और -4ac, तो ये कितना हो जाएगा, -16y² + 40y - 16 अपॉन 2a कितना है 1। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ गया, x = -4y + 5 प्लस माइनस, यहाँ पर 16y² कैंसिल होते नजर आ रहा है, -40y + 40y कैंसिल, 25 - 16 मतलब कितना हो गया 9, तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, एक और प्लस के साथ खोलेंगे तो +3 लेंगे तो -4y + 8/2, और माइनस लेंगे तो -4y + 2/2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -2y + 4, और यहाँ से -2y + 1 ना, हाँ, -2y + 1। तो इस तरीके से हम दोनों लाइन पेयर निकाल लिए। क्या आया हमारा यहाँ पे, अच्छे से लिखेंगे, y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -x/2 + 2, और यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, y = -x/2 + 1/2। तो चारों लाइन हमारे पास आ चुका है, और ये 4 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन बना रहा है, और उसका हमें एरिया निकालना है और लेंथ निकालना है डायगोनल का, देखेंगे यहाँ पर। तो y = 1 और y = 3 है ना, तो ये रहा आपका y = 1 और ये रहा y = 3, और y = -x/2 + 2 है ना, तो ये तो 0,1 है, ऐसे लिख लेंगे थोड़ा इधर, 0,1, और ये कितना है आपका 0,3। तो ये y इंटरसेप्ट 2 है ना, तो इधर कहीं से पास होगा, और एक का y इंटरसेप्ट कितना है हाफ, तो इधर कहीं से पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन बन रहा है। नाम दे सबका क्या, ABCD, और ए का अगर y कोऑर्डिनेट निकाले तो वो आपका कितना होगा, ये लाइन y = 1 है ना, तो 1, इसका भी y कोऑर्डिनेट 1, इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा 3, और सी का y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा 3। अब x कोऑर्डिनेट सबका निकालते हैं, ए का सबसे पहले निकालते हैं ना, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन हमारा क्या था -x/2 + हाफ y = और ये लाइन कितना है y = -x/2 + 2। तो ए निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें अगर हम 1 रखें तो y की जगह पे 1 रखें तो ये आ जाएगा हमारा -1 ना, ये -1 आ रहा है, और अब b निकालने के लिए यहाँ पर y = 1 रखिए, तो ये आ रहा है हमारा 2 आ रहा है ना, 1 रखेंगे यहाँ पर, टू आ जाएगा, हाँ ये 2 आ जाएगा। और डी देखेंगे तो y की जगह पर 3 रखिए इसमें, तो 3 रखने पर -5 आ रहा है ना, यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो 6 हो जाएगा इधर, और 6 = -x + 1, तो माइनस एक्स तरफ जाएगा तो +x, और 1 -6 -5 हो, हाँ सही है। और c कैसे निकालेंगे, ये 5 के बाद क्या हो गया, हाँ ठीक है, हाँ सी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इसमें 3 रखिए, y की जगह पे 3 रखिए, तो ये आपका बनेगा 3
-2 1, ये आपका आ जाएगा -2। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 2 1, -2, हाँ सही है, -2 3। आपको चाहिए क्या? एरिया ना? एरिया कैसे निकालेंगे? डायगोनल को भी आप कनेक्ट कर दीजिए। एरिया का अगर बात करें तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना हमारा, तो एरिया का अगर बात करें तो वो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते तो उसका दुगना पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस, ये बेस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 2,1 है और ये -1, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 3। और हाइट कितना है इन दोनों के बीच, ये y = 3 था और ये y = 1 था, मतलब ये 2 हाइट। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 6। तो इस पॉलीगन का एरिया या फिर पैरेललोग्राम जो भी बोल दीजिए, उसका एरिया कितना आ गया हमारा 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका एरिया हम निकाल लेंगे। अब लेंथ ऑफ डायगोनल का जहाँ तक बात है वो भी निकालते हैं। एक स्लाइड ऐड करेंगे यार, नहीं तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा ना। एक सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था ना ये हमारा, ये क्या हुआ यार, ये अलग ही कुछ हो गया क्या? हाँ, लौटते हैं क्वेश्चन पर। और क्या पूछ रहा था हमसे? लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब AC और BD। तो AC निकालेंगे और BD दोनों निकालेंगे। ठीक है, AC हमारा कितना हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। -2 -+1 हो जाएगा ना होल स्क्वायर। कितना आ गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया हमारा √5। और BD के लिए क्या करेंगे, B पता है, D पता है, B कितना है हमारा 2 है ना, 2,1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - -2 मतलब 4 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर। कितना आया हमारा कुछ, ये ये -5 था ना, तो 2 +5 हो जाएगा ना, और 1 - 3 -2 का स्क्वायर, अब सही है। तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 49 +4 मतलब √53। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप AC और BD निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोनों पार्ट हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमसे क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ हमें। ठीक है, द थर्ड साइड्स विच इज ऐसा करते हैं ना, पहले ये क्या बोल रहा है हमें, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ना, तो पहले यहाँ से देख लेते हैं क्या साइड आ रहा है। तो x² -2 x +4 x -4 हो जाएगा ना, -2x +8y। हाँ, अच्छा x में सॉल्व कर रहे हैं ना, एक सेकंड x² प्लस x के साथ क्या क्या है, -2x है, और अच्छा बस -2x ही है। ठीक है, -2yx -3y² +8y -4 = 0। इक्वल टू 0। ठीक है,
ये आ गया हमारा। तो यहाँ से देखते क्या आ रहा है हमारा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2y माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा ना, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हमारा बनेगा 2y प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल ली तो वो 2 बन जाएगा, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास y स्क्वायर और ये प्लस 3y और यहाँ पर कितना है हमारा माइनस 8y और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हमारा बन गया 2y प्लस माइनस 2, अंदर में कितना बनेगा हमारा 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 अपॉन 2। अगेन 4 बाहर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा 2, सब में 4 छुपा है ना, तो 2y प्लस माइनस तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, और अंदर में क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया 2y प्लस माइनस 4, ऐसा करते हैं ना, ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है तो इसे हटाते हैं और यहाँ पर आएगा 2, तो ये y सिर्फ लिखिए y प्लस माइनस 2 टाइम्स और ये क्या है हमारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्लस माइनस है तो मॉड लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 3y, अगर प्लस के साथ खोलेंगे तो 3y माइनस 2 और माइनस के साथ खोलेंगे तो माइनस y प्लस 2। तो यहाँ से हमारा x का ये दोनों वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 3y माइनस 2 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 और यहाँ से y का वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। आगे बढ़ेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा इसमें भी यार, बहुत आज स्लाइड ऐड करना पड़ा ना। क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये, हाँ। तो ये आ गया हमारा, क्या क्या आया y इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 2 बाई 3 y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ना, तो एक लाइन तो ये हो गया आपका, और दूसरा लाइन क्या है एक्स बाई 3 प्लस 2 बाई 3, जीरो रखिए तो 2 बाई 3 और ये जीरो रखने पर 2 आ रहा है, तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 2 बाई 3 और ये लाइन कितना है हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, इधर लिख लेंगे y इक्वल टू y अच्छे से लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। और तीसरा लाइन हमसे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन, जिसका हम निकाल लिए इक्वेशन क्या है हमारा, द थर्ड साइड विच इज वेरिएबल ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट -5, 1। अच्छा, तीसरा साइड जो है वो हमेशा -5, 1 से पास करेगा, ठीक है। इफ द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन सो दैट द ओरिजिन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल लाइज इन द इंटरवल a, b। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि जो तीसरा साइड है वो -5, -1 से हमेशा पास करेगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि रेंज निकालिए सच दैट कि जो थर्ड साइड है उसका स्लोप जो है हमारा, अच्छा रेंज किसका निकालना है, थर्ड साइड का स्लोप का, सच दैट कि ओरिजिन हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहे, ठीक है। और रेंज हमारा कितना आ रहा है a, b, तो हमें बताना क्या है, फाइंड a प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो पहले रेंज निकाल लेते हैं क्या आ रहा है हमारा,
देखिएगा यहाँ पर -5, -1 ना, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, y का वैल्यू 0 रखिए, कितना आ रहा है -2, 0 ना, और ये क्या बोल रहा है, थर्ड साइड -5, -1 से पास कर रहा है। अच्छा -5, -1 तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन पर ही होगा। ये रहा आपका -5, -1, इसमें पुट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है इसे, -5 रखेंगे तो -1 आ रहा है, हाँ इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो इस लाइन पर ही हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और हमें थर्ड साइड इस तरह से बनाना है कि जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल के अंदर है, देखिएगा यहाँ पर। अच्छा इसके पैरेलल, मतलब ये लाइन के पैरेलल नाम दे देते हैं L1, L2, अगर L3 हम इस लाइन के पैरेलल बना दें तो ट्राइंगल कभी बन पाएगा क्या, सोच के बताइएगा, ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं, कभी मीठी नहीं करेगा ना, इसके पैरेलल बनाएगा तो इस L1 को कभी ये मीठी नहीं कर पाएगा, तो हमेशा पैरेलल तो नहीं बनाना है हमें। और ऐसे बनाए तो ऐसे कहीं डॉटेड से बनाते हैं, हाँ मिट कर जाएगा, और ओरिजिन भी इधर है, और इधर करते जाए -5 को -1 से पास करना है इधर, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, ओरिजिन को अंदर लेना है ना तो यहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद हम गए, इसके बाद अगर गए तो ओरिजिन फिर बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा इसका स्लोप अगर मान लेते हैं tan θ, तो इसके पैरेलल बनाएंगे तो कभी मिट नहीं करेगा। अगर इसके पैरेलल होता तो इसका स्लोप क्या होता है हमारा -1, इसका स्लोप -1 है ना, अगर इसके पैरेलल होता तो -1, तो -1 से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। tan का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा π/2 पे, फिर ऐसा, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को इमेजिन करिएगा, ये लाइन अभी हम कैसा दिख रहे हैं इधर पता नहीं, ठीक है, हाँ अब ऐसे दिख रहा है, ये लाइन है हमारा, ये लाइन है ना, इस लाइन को अगर ऐसा किए तो ये तो फिर इधर चला जाएगा, और ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा बाहर, तो इधर नहीं लाना है हमको, इसे इधर लाना है, ये जो लाइन है इधर ला सकते हैं, इधर लाने पर ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा हमारा ओरिजिन, तो इधर लाना है, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना है -1, तो -1 से स्लोप बड़ा ही होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है, अगर इधर होगा तो -1 से बड़ा हो जाएगा। और मैक्सिमम इसका स्लोप कितना हो सकता है, ऐसे ऐसे लाइन को घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इसे घुमाएंगे तो फिर ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ओरिजिन आपका बाहर चला आएगा, तो मैक्सिमम आपका ये हो सकता है स्लोप। और ये कितना है आपका, ये 0,0 है ना, ये 0,0, और ये -5, -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 -1 अपॉन 0 -5, तो tan θ का वैल्यू आपका आ गया -1 से 1/5, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा ना, इसको और ज़्यादा घुमाएंगे तो फिर वो ओरिजिन बाहर निकल आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन अंदर रहे। और ये जो लाइन है आपका, ये वाला पता नहीं कैसे दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है अगर इसे आप ऐसे घुमाएंगे तो ट्राइंगल इधर बन जाएगा, उस केस में भी ओरिजिन आपका बाहर आ जाएगा। तीनों से ट्राइंगल बनना चाहिए और ओरिजिन भी अंदर आना चाहिए, तो tan θ का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1/5। अच्छा क्वेश्चन था ये। और tan θ ही तो हमारा स्लोप होता है ना, मतलब स्लोप का वैल्यू -1 से 1/5, तो थर्ड साइड का स्लोप का रेंज क्या हो गया, -1 से 1/5। और इसे ही ये a, b बोल रहा है, और पूछा है आपसे क्या है, a + 1/b का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 + 1/b का स्क्वायर ना, तो 1/1/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 25, मतलब 24। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप खुद से भी एक बार चाहे तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, देखेंगे दोनों नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।